मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसका जो चौथा यूनिट है जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो मैटर है वो मैटर जो है वो इन इन जनरल उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव्य तथा गैस। ये रूप में पाए जाते हैं। ये समस्त द्रव परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनते हैं। ये सारी अगर हम सॉलिड स्टेट से गैसेस जाएं तो हम ये जानते हैं कि जो जो तत्व जो अणुओं के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाती है और वो स्ट्रक्चर भी बदलता है। और अगर सॉलिड्स के दिखें तो सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके विद्युत व्यवहार पे और एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर। कंडक्टर्स के अंदर है वो ऐसा मटेरियल जिसके हम जानते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स गर्म करने पे पाए जाते हैं, वो सेमीकंडक्टर में जाते हैं। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसमें उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। हम जानते हैं कि लगभग सभी ठोस के क्रिस्टल ठोस के रूप में होते हैं। क्रिस्टल या इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक रिपीटेड पैटर्न का इस प्रकार अरेंज्ड होते हैं कि उनके जो पास की एक जो दूरी होती है वो एक निश्चित दूरी या एक्स-रे दूरी से कम होती है। कुछ हम एक्चुअली क्रिस्टलाइन और सॉलिड्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसमें सॉलिड मटेरियल ऐसा होता है जिसमें एक रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। इसमें बहुत अच्छी एटम्स और ग्रुप्स होते हैं, वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं। और जब हम इसको जो आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स है और कॉल्ड मॉफेट क्रिस्टल जिनके रेगुलर प्रायोरिटी होती है और इनके अंदर सेमी और पार्शली, जिसमें अंदर थोड़ी सी कम होती है उसको हम सेमी या पार्शली क्रिस्टलाइन कहते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कोई भी रेगुलरिटी या पीरियोडिसिटी उनके अरेंजमेंट्स में नहीं होती। जो सारे बॉन्ड्स है और नॉट बहुत जो इनके बीच के जो अंदर के बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वली स्ट्रांग नहीं होते। और जब इनको गर्म करते हैं तो वीक बॉन्ड्स हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और जिससे इनके पास ना तो कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है ना ही इनके पास कोई कोयली पॉइंट होता है। ये इनका जो डिसऑर्डर्ड फॉर्म है ये रिटेन रहता है इन अमोर्फस से। ग्लास जो है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है अमोर्फस सॉलिड का। अब हम इसके बारे में कुछ इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में हम इनके देखते हैं कि पीरियोडिक एरे ऑफ एटम्स एंड बेसिस कहलाता है। हम ये जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रिपीटेड स्ट्रक्चर एक एटॉमिक स्केल पर एक रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है और इसका अगर हम थ्री डायमेंशनल अरे दिखाएं तो ये बनता है। एक आइडियल क्रिस्टल को हम जब बनाते हैं तो इस कंस्ट्रक्टेड बाय स्मॉल ग्रुप्स, हम एक ग्रुप्स जो है जो एग्जैक्टली एक दूसरे से समान होते हैं, इनको हम कहते हैं बेसिस। और इसके अंदर बेसिस एक जो ग्रुप ऑफ एटम्स को हैं हम उनको बेसिस कहते हैं। और इसके अंदर हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जहाँ पर ये बेसिस रिपीट होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या लैटिस। स्पेस लैटिस क्रिस्टल में परमाणुओं का आवर्ती विन्यास एक जालक कहलाता है। अतः जालक आकाश में अनुमेय सभी रिपीटेड समय विन्यास जो जाल के इस प्रकार
संरचना दिखाई देती है। बिंदुओं का ये विन्यास इस प्रकार होता है कि किसी बिंदु के चारों ओर का वातावरण किसी अन्य बिंदु के चारों ओर के वातावरण के समान हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक लैटिस और एक बॉयस पॉइंट से मिलकर बनता है, जैसे मैंने इसमें दिखाया कि अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो एक वास्तविक रूप है, जबकि लैटिस पॉइंट एक इमेजिनरी पॉइंट है। जब इस लैटिस पॉइंट के साथ बेसिस जुड़ जाता है तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये हमारे पास हम ये मैंने इसमें दिखाया कि हमने एक स्पेस लैटिस कुछ बिंदुओं ले ली और दोनों एक दो एटम्स का मैंने एक बेसिस बनाया, और अब इन बेसिस को मैं इन लैटिस पॉइंट्स के साथ जोड़ दूं तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद एक फंडामेंटल ट्रांजिस्टर ट्रांसलेशन वेक्टर है, यानी हमारे पास एक स्थानांतरित सदिश बनती है। हम हम यदि हम किसी जालक को बिंदु को मूल बिंदु माने, अगर हम किसी लैटिस पॉइंट को एक मूल बिंदु माने, तो किसी अन्य जालक बिंदु की पर हम जा सकते हैं, और उस स्थिति तक जाने के लिए हम एक लैटिस पॉइंट को हम तीन फंडामेंटल ट्रांजैक्शन वेक्टर ए बी सी से निरूपित कर सकते हैं, और इसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो रिस्पेक्ट होगा। तो हम इस ट्रांसलेशन वेक्टर आर डैश को लिख सकते हैं आर यू प्लस यू ए वी वी बी प्लस डब्ल्यू वी स्क्वायर, जहाँ पे यू वी डब्ल्यू आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं, और इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आर और आर डैश निकाल सकते हैं, और जो जालक के बिंदुओं को ये ट्रांजिशन वेक्टर क्रिस्टल एक्सेस ए बी सी से डिफाइन कर सकते हैं, और इनके पास जो एक पैरेललोपाइड बनता है इसको लैटिस पॉइंट, जैसे मैंने इसमें एक ट्रांजैक्शन वेक्टर बनाया, इसमें मैंने आपको दिखाया कि एक एक ट्रांजैक्शन वेक्टर टी यू ए प्लस वी वी प्लस डब्ल्यू सी है, और मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जालक को कनेक्ट करूं तो ये ट्रांजैक्शन पॉइंट कहलाता है। इसके बाद हम एक यूनिट सेल को डिफाइन करना चाहते हैं। एक यूनिट सेल का हम ए बी सी को एक बिंदुगामी कोर मानकर अगर एक समांतर हम पैरेलल पाइप बना दें, श्रेष्ठ फलक जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 6 फलक होते हैं, तो हम एकांक को तो उस पैरेलल पाइप से बना हुआ जो फिगर है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। एक यूनिट सेल जो यह जालक बिंदुओं की छोटी छोटी संख्या से बना एक सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, जिसका वॉल्यूम जिसका आयतन सबसे कम होता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और इसको हम सिस्टमेटिकली अगर तीनों डायरेक्शन में रिपीट करते हैं और तो होल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का इनका एक क्रिस्टल बन जाता है। फिर इसके बाद एक आता है प्रिमिटिव लैटिस सेल। एक यूनिट सेल को हम एक यूनिट सेल अगर प्रिमिटिव बनाना चाहते हैं या सिंपल सेल बनाना चाहते हैं, तो यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव सेल तब कहते हैं कि अगर उसके कॉर्नर्स पर ही एक जालक बिंदु हो। तो हम ये जैसे इस फिगर में मैं बताता हूँ कि हम ए बी सी डी को हम ये यूनिट सेल है, और इसको हम प्रिमिटिव सेल कह सकते हैं क्योंकि इसके कॉर्नर्स पर ही एक लैटिस पॉइंट है। इसी तरह एक मैं यूनिट सेल और बना सकता हूँ पी क्यू आर एस। ये सेल यूनिट सेल तो हो सकता है क्योंकि इसके रिपीटेशन से जालक ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकता है, मगर ये प्रिमिटिव सेल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर मध्य में भी एक जालक बिंदु है। तो अगर यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल होता है, मगर एक यूनिट सेल ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिमिटिव सेल हो। तो हम इस वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं एक
प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। ए बी सी है तो मैं वी सी को ए डॉट बी क्रॉस सी से वॉल्यूम को डिफाइन कर सकता हूँ। और इसके साथ यूनिट सेल के साथ जो बेसिस जुड़ा होता है उसको हम प्रिमिटिव बेसिस कह सकते हैं। इसके बाद विटनेस साइड सेल आता है। एक विटनेस साइड ने एक तरीका बनाया था कि एक लैटिस को बनाने के लिए एक तरीका बनाया था कि इसका एक अनदर तरीका है जिससे हम एक सेल ऑफ इक्वल वैल्यूज बना सकते हैं। और ये एक प्रिमिटिव सेल को बनाता है जिससे सारों की बातें इसके अंदर प्रिमिटिव सेल बन जाए। तो इसके बनाने का तरीका है कि हमारे जालक के बिंदुओं को जो भी लाइनें बनाती है उन सारों को कनेक्ट कर दें, जो भी उसके नियर बाई लाइंस हैं। फिर जो लाइंस जो हमने बनाई हैं उनको हम जो भी नियर बाय जालक बिंदु थे, जो भी इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जैसे आपने इस फिगर में देख रहे हैं कि जो भी जालक बिंदु हैं वो उसको मैंने पहले स्ट्रेट लाइन से करा दिया। फिर जो स्ट्रेट लाइन जो बनी थी उनको मैंने हर जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किए, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किए। सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को जोड़ने पर एक जो सेल बनता है उसको हम प्रिमिटिव विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल कहते हैं। और ये बनाने का बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू। थैंक यू वेरी मच।